दर्शकों को इसे पढ़ना चाहिए? नैतिक और न्याय की परिभाषा है, तो अभिव्यक्ति है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है ये किताब। लीडर है, निर्भीक है, वो किसी भी सिचुएशन के लिए फेस करने के लिए तैयार रहेगा, भले ही उसे अपनी पोस्ट सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े। डर, लालच बहुत तरह के होते हैं, उसमें जो आदमी झुक जाता है वो आदमी चला जाता है। द मशाल ऑफ जस्टिस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन संस्थाओं। जब देश के लोकतंत्र की बुनियाद सवालों के घेरे में हो, जब न्यायपालिका नैतिक दबावों से जूझ रही हो और जब चुनाव की पवित्रता पर उंगली उठ रही हो, ऐसे हालातों को दर्शाती है किताब द मशाल ऑफ जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज हमारे साथ द मशाल ऑफ जस्टिस के लेखक जगनंदन त्यागी जी जुड़ रहे हैं। ये किताब है जो ना सिर्फ सवाल पूछती है बल्कि हमें ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि क्या सच में हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम लेखक जी से जानेंगे इस किताब के पीछे की प्रेरणा, उनके विचार और वो सब जो इस किताब को ना सिर्फ एक कहानी बल्कि समाज का आईना बनाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत को। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपके परिचय से शुरू करेंगे। आपने इस किताब को लिखने के लिए कैसे सोचा और कहाँ से जो है आपकी इस लेखन की जर्नी आपने शुरू की है? कब से आपने लेखिका में रुचि रखना शुरू किया है? मैं जगनंदन त्यागी उत्तर प्रदेश के सुदूर पश्चिम में न्यामू गांव जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं। मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण है और छोटे से जमींदार परिवार से आता हूं। उस गांव से जहां पर के एजुकेशन उस टाइम नहीं था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति ओनली मैट्रिक पास था। मैं उस समय गांव के पास एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तब मैं मुजफ्फर में आकर आगे की पढ़ाई पूरी की। तो मेरी पृष्ठभूमि के हिसाब से मेरा परिवार, मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ थे, लेकिन बहुत न्यायप्रिय और बहुत ही नैतिकता पर आधारित उनका जीवन था। मैं 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल की डिग्री पास की डिस्टिंक्शन के साथ, और उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर काम करते हुए देश के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल सेक्टर में जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद उस समय भी मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता रहता था जो परिस्थिति के हिसाब से सटीक बैठती थी। वो संग्रह मेरे पास है, लेकिन मैं उसको प्रकाशित नहीं करा पाया। तो आपने ये जो है उसके कुछ समय पश्चात देश की स्थिति और परिस्थिति देखते हुए और नैतिकता के द्वंद्व और न्याय में इंटरफेरेंस को देखते हुए मुझे ये लगा कि इस विषय पर कुछ अपने विचार काल्पनिक रूप में कहानी बनाकर जनता के लिए, पब्लिक के लिए लिखने के रूप में, किताब के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यह है मेरा एक प्रेरणा है कि मैंने इस स्टोरी को फरवरी 2025 में कंसीव किया और कहानी बना करके आपको प्रस्तुत किया है। लेखन में रुचि का आपकी पहले से ही थी, क्योंकि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग सेक्टर से आए हैं, तो दोनों ही एकदम कॉन्ट्रास्ट है देखने। मैंने जैसा आपको बताया मैंने कि बचपन से मुझे छोटी छोटी कहानी लिखने का शौक था और मैं उसमें कुछ सच्ची कहानियों का, कुछ औरों की कहानियों का संग्रह भी करता रहा हूँ। और पहले आपको पता होगा उस टाइम में धर्मयुग एक आती थी, सरिता आती थी, उन कहानी को मैं पढ़ता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसी कहानी लिखूं, और वही इच्छा मेरे पास थी। लेकिन मेरी काम की व्यवस्था की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। अब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने इस लाइन पे कुछ काम करना शुरू किया और उस हिसाब से मैंने ये किताब का स्वरूप दिया। जी, ये किताब लिखने के पीछे की प्रेरणा क्या थी? आपने बताया आपकी ये पहली किताब है और पहली ही किताब को एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम पर बेस्ड आपने इसे बताया। सामाजिक चीज़ें भी बात हुई, इसमें राजनीतिक भी जो है मिली जुली है। तो ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया आपने? क्या पीछे का इंस्पिरेशन रहा? जब नैतिकता और न्याय का संघर्ष होता है, जब परिस्थिति और स्थिति में बहुत कुछ बदलाव होते हैं, जब सरकार, जनता, सोसाइटी, समाज में बहुत कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उस समय देश की स्थिति के लिए और न्याय के
न्याय के लिए मैंने ये विषय सुना, जिसमें मेरी किताब का हीरो श्री रवि चीफ जस्टिस तक बनता है। वो ईमानदारी और सत्य के लिए संघर्ष करता है। कुछ अंदर से भी संघर्ष होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं और कुछ उसकी कार्यस्थल से भी होते हैं, लेकिन वो उसको ईमानदारी को, सत्य को, न्याय को, नैतिकता को नहीं छोड़ता। ये मेरी कहानी का सार है और उसी का मेरा हीरो है। जी। हमारा अगला प्रश्न ये होगा, हमने बुक का टाइटल पढ़ा द मशाल ऑफ जस्टिस। इसमें आधे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के हैं, आधे जो शब्द हैं वो हिंदी के हैं, और जो लिखा हुआ है टाइटल वो लिखा हिंदी में है, और आपकी किताब भी हिंदी में। मतलब क्या ये टाइटल को आपने ऐसा क्यों चूज किया है? बहुत ही इसके पीछे की क्या कहानी? टाइटल सेलेक्ट करने के पीछे, जब नैतिकता और न्याय की ये सांकेतिक भाषा है, उस सांकेतिक रूप में मैंने इस किताब को मसाल के रूप में लिया है। जब न्याय सही होता है तो वो जस्टिस सही होता है, तो उसको वो एक मसाल का रूप ले लेता है, जिसके रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, सब कुछ स्पष्ट होता है। इस तरह के चीज़ें लेते हुए मैंने इस सब्जेक्ट को द मसाल ऑफ द जस्टिस नाम रखा किताब का। अब आप कहेंगे कि ये हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन है। यस, ये वो भाषा है जो हमारे देश में आम बोली जाती है। ये साउथ में भी इसको समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी इसे समझ सकते हैं, वेस्टर्न यूपी में समझ सकते हैं, राजस्थान में समझ सकते हैं, देश के 36 स्टेट में इस भाषा को समझा जा सकता है। इसलिए मैंने सरलता के, सहजता के लिए ये इसे मतलब आपने हमारे देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए टाइटल को चूज किया। कितनी ये बात, मतलब बहुत प्यारा टाइटल लगा हमें। आपने किताब में जो है चुनावी धांधली और नैतिक द्वंद्व को केंद्र में रखा हुआ है। देखा जाए तो आज के समय में भी इन चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है। आए दिन कई राजनीतिक चेहरे आते हैं और हमारे देश के लोकतंत्र को दर्शाने वाली जो बॉडी है चुनाव आयोग, उस पर मैच फिक्सिंग या कहें तो चुनाव फिक्सिंग जैसे आरोप लगा के चले जाते हैं। आप क्या सोचते हैं और आपने अपनी किताब के लिए टाइटल क्यों चूज किया? मैं इस बात से सहमत हूँ कि नैतिकता और न्याय के विषय में जब कोई भी संस्थान अपने कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कुछ कार्य करता है, तब द्वंद्व होना आवश्यक है, तब पब्लिक में अनरेस्ट होना वाजिब है। ये मेरी किताब का जो केंद्र बिंदु है, उसमें ये एक चुनावी धांधली, उसके निवारण सबको हमने कवर किया हुआ है। मेरा ये मानना है कि किसी भी संस्था, व्यक्ति विशेष, समाज, सरकार में अगर कहीं किसी पर भी किसी भी प्रकार का आरोप लगता है, तो उस व्यक्ति, उस सरकार, उस समाज, उस सोसाइटी, उस व्यक्ति विशेष को आरोप मुक्त होना आवश्यक है। वरना लोग तो ये कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो निर्दोष है जी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आरोप मुक्त नहीं हुए तो छवि पे डांट लगा ही रहता है, जिसे धुलाया नहीं जा सकता। इस रूप को मेरी कहानी में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उम्मीद है कि मेरे पाठक इस विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे। जी बिल्कुल समझेंगे। आपने अपनी किताब में बहुत ही प्यारे तरीके से जो है ये सब चीज़ें को दर्शाया है। कहानी में जो जज हैं वो पूरी तरीके से काल्पनिक हैं या आपने किसी से प्रभावित होकर जो है ये कैरेक्टर चूज किया, और अगर किया है तो कौन से वो जज या अधिकारी हैं जिनको आप ये कैरेक्टर पूर्ण तरीके से डेडिकेट करेंगे कि मैंने इस इंसान को देखा है, ये निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है? मैं मेरा परिवार सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, सच और ईमानदारी वाला बेस वाला परिवार रहा है। हालांकि वो उनकी पृष्ठभूमि जमींदार की थी, लेकिन गांव के अंदर वो लोग न्यायकर्ता भी वही थे और सलाहकर्ता भी वही थे और केयर टेकर भी वही थे और उसको रूल करने वाले भी वही थे। तो उसमें मुझे उस को देखते हुए मेरे मन में विचार आता था कि न्यायाधीश हो तो कैसा। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। जो अभी मेरी कहानी का मुख्य पात्र श्री रवि, चीफ जस्टिस ऑफ नेशन, एक पूर्ण रूप से काल्पनिक चरित्र है, लेकिन इसका चरित्र
कुछ बहुत से मजिस्ट्रेट्स जजेस से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस जरूर होगा, जी बिल्कुल। क्योंकि अभी भी न्यायपालिका में उतना अन्याय, उतना द्वंद, उतनी अनेकता नहीं है जितनी कि अन्य विषयों में, अन्य संस्थानों में कही जा सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ईमानदार, डेडिकेटेड, ड्यूटी बाउंड, ऑनेस्ट, सच्चाई पे चलने वाले जितने भी जज हैं, जहाँ पर भी हैं, मैं उन्हें ये डेडिकेट करता हूँ स्टोरी। जी बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको लगता है कि जो आज के समय की न्यायपालिका है वो भी इन दबावों से कहीं ना कहीं जूझ रही है? किताबों में तो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों एक दूसरे को आंसरेबल है और तीनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है आज की सच्चाई को देखते हुए कि सच में किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं है, सब जो है बिना दबाव के काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। भारत ही नहीं, आसपास के बहुत से कंट्री में, अनेकों कंट्री में न्यायपालिका पर विभिन्न प्रकार के दबाव रहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सरकार की तरफ से हो, किसी अन्य तरह का दबाव हो। न्यायपालिका हमेशा दबाव में काम करती रही है, लेकिन उसके जो न्यायाधीश हैं उन अपनी नैतिकता और न्याय की प्रणाली को बनाते हुए अच्छे और ट्रू निर्णय देते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो अपनी सर्विस कंडीशन से, अपने ड्यूटी से डेविएट करते हैं। उसमें लालच भी हो सकता है, उसमें डर भी हो सकता है, उसमें आगे बढ़ने की कंपटीशन भी हो सकता है, और उसमें उसका व्यक्ति विशेष का पर्सनल कारण भी हो सकता है। मैंने इस किताब को लिखने में जो लिखा है उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था दैट इंदिरा गांधी वन इलेक्शंस थ्रू माल प्रैक्टिसेस, और कहीं ना कहीं यही वर्डिक्ट जो है बाद में चल के 25 जून 1975, और संजोग की बात यह है आज भी 25 जून ही है, उस दिन लगता है हमारे देश में आपातकाल, या कहें तो इंडियन डेमोक्रेसी में लगा हुआ वो काला धब्बा जिसको आज 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वर्डिक्ट इस चीज का कारण बना। इंदिरा गांधी ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ये चीज यूज की। तो मेरा सवाल ये होगा कि इतिहास का पन्ना और आपकी किताब का पन्ना कहीं ना कहीं, किताब का जो एक ये अंग है न्यायपालिका, मतलब अंत में हम बात नहीं करना चाहेंगे किताब में क्या कहा गया है, क्योंकि आप दर्शक खुद ही से पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये, तो कहीं ना कहीं मेल खाता है। मेरा सवाल ये रहेगा कि न्यायपालिका तो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि कोई राइट्स होल्डिंग पर्सनालिटी आएगी और वो हमारे कहीं ये हक छीन के ना ले जाए थ्रू, क्योंकि इमरजेंसी में तो क्या होता है सारे ही ऑर्गन्स के पावर सबड्यू कर लिए जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी कहानी में इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं लगाई गई। राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी नहीं होता। जी जी जी। राष्ट्रपति शासन में सभी संस्थानों के, सभी डिपार्टमेंट्स के, सभी व्यक्तियों के अधिकार मेंटेन रहते हैं। तो परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाती हैं और कंट्रोल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इमरजेंसी की तरह नहीं होता। जी, बस मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल लीडर रही हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं उनके बारे में किसी तरह का कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मेरा सर ये इमरजेंसी वाला क्वेश्चन मतलब पूछने का मतलब ये था कि जैसे न्यायपालिका तो न्यायाधीश अपने निष्पक्ष तरीके से जो है वर्डिक्ट दे दे, लेकिन क्या उसे ये डर नहीं रहेगा कि कल को कोई आएगा और वो मेरे इस वर्डिक्ट को मतलब से बचने के लिए, अगर वो उसको लग रहा है कि ये वर्डिक्ट मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उससे बचने के लिए कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे कि वो न्यायाधीश के राइट्स भी छीन जाए। मेरा पूछने का मतलब ये था। नहीं, इसमें इमरजेंसी तो नहीं लगी, राष्ट्रपति शासन है, लेकिन हमारा जो नायक है कहानी का वो इस तरह की किसी चीज़ से डरता नहीं है जी। और वो क्या, कोई भी न्यायाधीश जो नैतिक स्तर पर और न्यायिक स्तर पर निडर है, निर्भीक है, वो किसी भी सिचुएशन के लिए फेस करने के लिए तैयार रहेगा, भले ही उसे अपनी पोस्ट सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े। ऐसा ही मेरा हीरो है, और
उस पर भी किसी हर तरह के दबाव लगाए जाते हैं, लेकिन वो सबको ओवरकम करते हुए निष्पक्ष ट्रू सच्चाई पर बेस ईमानदारी के साथ वर्डिक्ट देता है, और जिससे नेशन में काफ़ी चेंजेस आती हैं। सर, आपने इतनी जो है बड़ी किताब लिखी, और हमें सर से ये भी पता चला है कि सर जो है बाय हैंड राइट करते हैं। इतनी बड़ी आपने किताब लिखी, इसे लिखते वक्त आपको किसी चरित्र से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस हुआ, या फिर आपको लिखने में और कोई परेशानी, इसी किताब को नहीं किसी भी किताब को लिखते वक्त आपको क्या लगता है कि कौन सी परेशानी जो है सबसे ज़्यादा लेखक फेस करते हैं? जब लेखक लिखता है तो वो घटनाएं, दुर्घटनाएं, अपने आसपास की कंडीशंस, सामाजिक स्थिति, देश की स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखना शुरू करता है, और अपनी कहानी के पात्र, अपनी कहानी के प्रसंग वो निश्चित करता है। जैसे मेरी इस कहानी में मेन सब्जेक्ट जस्टिस है, ट्रू जस्टिस है, तो उसके लिए आने वाली बाधाएं किस कॉर्नर से आ सकती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, और किसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी गई है। और कहानी लिखते लिखते ये टाइटल और ये टाइटल डिसाइड किया गया है। जी, आप खुद किसी केस का फैसला सुनाएं अगर, और तो वो केस क्या होगा और वो फैसला क्या होगा, और अंत में आपकी किताब में, हम जो है सस्पेंस खराब नहीं करेंगे किताब का, जिस डायलेमा में जज पढ़ता है, अगर आप उस डायलेमा में पढ़ते तो आप क्या करें? मेरे कहानी के अंदर जो चीफ जस्टिस है वो अपना करियर शुरू करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से, और पहले ही दिन से उसको नैतिक दबाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जज है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट सर्विस के कंडीशन उस पर लागू होती हैं। उसी स्थान से वो प्रोग्रेस करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सब स्थानों पर पहुंचते हुए अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ नेशन बनता है। उसको समय समय पर हर पोस्ट पर, हर पद पर निर्णय देने होते हैं, और उनको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो किसी भी केस में कोई भी जज फेस करता है। कहते सब हैं, हम भी मानते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र है भी जी। लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इंटरफेरेंस को ओवरकम करना पड़ता है। हमारा जो नायक है उसने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपने परिवार को ओवरकम किया, क्योंकि जो चाहते थे कि वो उसने अपने ड्यूटी को छोड़ते हुए या अपने न्याय को छोड़ते हुए नहीं किया। उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आया, उसने नहीं किया, और बहुत से उसको लालच भी दिया गया, वो नहीं किया। इस तरह सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए चीफ जस्टिस पद तक पहुंचा। मेरे कहानी का एक और भी मतलब है कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी, वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, किसी भी अंडरटेकिंग के हों, किसी भी एरिया के हों, उनको काम करने के लिए रोका नहीं जा सकता। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने 33 इयर्स पब्लिक सेक्टर में काम किया है और हमेशा इम्पोर्टेंट पदों पर काम किया है। मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मुझे फेस की, लेकिन ओवरकम किया, और जो ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होने के नाते मैं कर सकता था, ईमानदारी के जो कर सकता था वो किया। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसको रुकावटें, जिसको कष्ट, इंटरफेरेंस का सामना ना करना पड़ा हो। ये उसके अविवेक और उसके नैतिकता पर डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। ये मेरी कहानी में यही दिखाया गया है कि वो जज कैसे चीफ जस्टिस तक पहुंचा और कैसे उसने डिसीजन दिए, जिसने नेशन में काफ़ी चेंजेस लेके आया। जी, समस्याएं हर जगह होती हैं और हर कोई फेस करता है, बस उसको ओवरकम करने की शक्ति सामने वाले में होनी चाहिए। उससे भागना नहीं है। हाँ, जब आप पब्लिक भाषा में बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने बलबूते पे जो है उस इंसान को अपने विवेक के साथ
सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। सर, ये सिस्टम को सुधारने के लिए, इसे इवॉल्यूट करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले हमें अपने एम्प्लाई या अधिकारी या संस्थाओं के हेड या डिपार्टमेंट के हेड, इन सबको ये समझाना होगा कि अल्टीमेट अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए अगर हम सेवानिवृत्त होते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। डर, लालच बहुत तरह के होते हैं, उसमें जो आदमी झुक जाता है वो आदमी चला जाता है। अभी कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी पद लेने के लिए पदोन्मुख रहते हैं। अगर ऐसे आदमी को, अधिकारी को सरकारी अर्ध सरकारी या किसी भी डिपार्टमेंट पर लिया जाता है तो जनता में ये इमेज आता है कि ये तो पदोन्मुख है, लालची है, ये तो वहाँ साइन करेगा जहाँ सरकार या उसका डिपार्टमेंट कहेगा। एक तरह से अधिकारी का भी अपमान होता है और एक तरह से उसकी सरकारी अधिकारी का भी अपमान होता है और परिस्थितियाँ भी ऐसे लगने लगती हैं। तो मेरा ये इसमें एडवाइस है, मेरी कहानी में ऐसा भी कुछ मिलेगा आपको कि लालच, डर झुका नहीं सकता। झुकने वाला कुछ बिना लालच, बिना डर भी झुक जाता है। हमारे अधिकारी को ऐसा सुदृढ़ करैक्टर का होना चाहिए कि उसको किसी भी तरह का डर ना लगे, तो कोई भी तरह से वो ब्लैकमेल ना किया जा सके। और अगर ब्लैकमेलिंग की होती है तो उसको इतना करेज होना चाहिए कि उसको फेस कर सके, ना कि परिस्थिति में एडजस्ट करे। जी, आपकी पब्लिश हुई किताब के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे वरना दर्शकों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में आप कोई और प्रोजेक्ट या किताब पर काम कर रहे हो, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? मेरी 2 किताबें अभी भी पब्लिकेशन में हैं। जो एक किताब जुलाई में आ जाएगी और दूसरी किताब अगस्त तक आ जाएगी। जुलाई में आने वाली किताब द मसाल ऑफ जस्टिस का इंग्लिश वर्जन है, दी हाई फ्लेम ऑफ जस्टिस, और दूसरे किताब का टाइटल है द मिनी राइज टू पावर, वो हिंदी में है। उसका सब्जेक्ट भी इससे कुछ मिलता जुलता ही का रहेगा। इसमें जस्टिस की बात है, उसमें कर्तव्य की बात है। हम ये पूछना चाहेंगे सर आपसे, आपने ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी भी जो जीवन की शुरुआत आपने बताई, संघर्ष किया, फिर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी बच्चे कहे तो, खासकर कहे तो यूथ जो है कहानियाँ सुनना, पढ़ना ज़्यादा जो है, क्योंकि मानता है उससे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोच रहे हैं इसको? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन एग्जाम्पलरी माना जाएगा। अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखता हूँ तो उससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ एजुकेशन नहीं था, सड़कें नहीं थी, नदी पर पुल नहीं था, गांव में एजुकेशन नहीं था, इंस्टीट्यूशन नहीं थे, फिर भी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास किया। पढ़ाई करते करते जो स्थिति मेरी तरह के पोजीशन वाले लड़के पाते हैं या बच्चे फेस करते हैं, उसका समाधान मैंने किस तरह किया। ये कई बच्चे जो है हार मान लेते हैं कि स्थिति मेरे साथ मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी सर्विस करते टाइम भी बहुत सी ऑड्स फेस किए हैं, लेकिन मैं सरेंडर नहीं किया। अपने कर्तव्य से, अपनी नैतिकता से, ऐसे करते करते भी मैं जनरल मैनेजर कंस्ट्रक्शन तक पहुंच गया। अगर ये कहा जाए कि मैं कहीं कंप्रोमाइज़ करता या कुछ मिलता तो लोग कहते हैं तो आप डायरेक्टर या चेयरमैन बन सकते थे। मैं इसके सहमत नहीं हूँ। क्या हो सकता था, क्या होता, यही सोच करके नहीं, क्या करना है और कैसे करना है, क्यों करना है, इस बेस पे लाइफ चलनी चाहिए। जी, कई बार तो बच्चे कहते हैं कि मेरे साथ मेरा लक नहीं था, मैंने पूरा काम किया। ये ऐसे एक्सक्यूज ना दे पाए, वही मेरी बायोग्राफी में एग्जाम्पल होंगी। मतलब आप प्लान कर रहे हैं? मैं अपनी बायोग्राफी 30% के करीब लिख चुका हूँ जी, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूँ और मेरा अपना स्टाइल है लिखने का। जब मेरा मूड होता है तब मैं लिखता हूँ। मैं
सिचुएशन भी देख कहीं कहीं नोट करता रहता हूँ। जैसे कुछ हादसे होते हैं, जैसे कुछ इवेंट्स होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, मैं सब चीज़ों से कुछ न कुछ अडॉप्ट करके लिखता रहता हूँ और अपनी लाइफ में जो मैंने किया है तो मेरी बायोग्राफी के ये हिस्से होंगे। तो सर की ऑटोबायोग्राफी भी जल्द ही आप दर्शकों को जो है देखने को मिल सकती है। सर आज के युवा लेखकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, ई बुक्स आने लगी हैं, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी इंसान फेस करता है। तो क्या जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं युवा लेखक, आप उनको क्या सलाह देंगे? कंप्यूटर, डिजिटल, ये सब समय की आवश्यकता है और इन पे सब कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए अभी आपने बताया डिजिटलाइजेशन के समय में भी आप हाथों से लिखते हैं, कितना चुंबक की बात है। उसका यह है कि मेरे हाथ से जो लेखनी चलती है, मानसिक कनेक्शन ऐसा होता है कि जब सोचता हूँ वो कहानी बनती चली जाती है, इसलिए मैं हाथ से लिखता हूँ। कंप्यूटर से भी हो सकता है। कंप्यूटर और डिजिटल चीज़ें जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसकी इम्पोर्टेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक सच्चाई सभी मानेंगे कि हार्ड कॉपी इज ए मस्ट जी। और हमारी जो कोई भी रचना होगी उसकी हार्ड कॉपी अगर होती है तो वो धरोहर बनकर रहती है। मैं युवा लेखकों से, अपने देश के युवा लेखकों से, हर स्टेट के लोगों से, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, सभी स्टेट्स के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी भाषा में अवश्य लिखें, पर अपने समाज की परिस्थितियाँ देखते हुए, उनका निवारण देखते हुए कहानी लिखें, कविताएं लिखें, गद्य लिखें, पद्य लिखें और उसको फिर किताब के रूप में प्रस्तुत करें। अच्छा हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया जाए ताकि दूसरे स्टेट भी उसको पढ़ सकें। हिंदी में ट्रांसलेशन कराया जाए ताकि हमारे देश की ज़्यादातर जनता पढ़ती है, उसमें भी किया जाए। तो हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषा, स्टेट भाषा, एग्जाम्पल के लिए कन्नड़ा, बांग्ला, तमिल और तेलुगु, ऑल राजस्थानी, सभी भाषा में लिखा हुआ भाषाओं का गुलदस्ता बनाकर देश के लिए एक धरोहर पैदा करें। जी बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी बताया कि आपने किताब का नाम भी हमारे देश की डाइवर्सिटी को देखकर ही दिया है। जी, अंत में आप अपनी इस किताब को, जिसके बारे में आज का पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक शब्द या एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि क्यों दर्शकों को इसे पढ़ना चाहिए? नैतिक और न्याय की परिभाषा है, तो अभिव्यक्ति है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है ये किताब, इसलिए इसका नाम द मसाल ऑफ जस्टिस है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि वो क्यों पढ़ें इस किताब को? मेरी किताब को पढ़ने से आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका, इंडिविजुअल संस्थाओं के हेड, सभी स्तर पर किस तरह से कार्य होता है, क्या होना चाहिए, कैसा किया गया है, ये पढ़ने को मिलेगा। ये इससे नॉलेज, ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ेगा। जी, आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ेगा। द मशाल ऑफ जस्टिस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन संस्थाओं को या उन व्यवस्थाओं को जो अंधकार में एक डगमगाती मशाल को थामे खड़े हुए हैं। शायद लेखक भी यही कहना चाहते हैं और सच को कहानी बनाकर लोगों तक पहुंचाना ही उनकी जो है शायद दूर के विचार रहे हैं। सर, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सी हमने सोसाइटल चीज़ों पे बात की। कहा जाता है सोसाइटी इज अ लिविंग बीइंग, तो हमने एक जीते जागती सोसाइटी पर बात की। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।